Good morning, everyone. Today's topic is obesity, its consequences and management. It will be done by Dr. Imran Ahmed sir. So please kindly. So good morning everyone. जैसा आज का टॉपिक है ओबेसिटी कॉन्सिक्वेंसेस प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट. सो ऑल ऑफ अस लव टू हैव वेल बिल्ड बॉडी. अब जीपी एसोसिएशन में बहुत सारे मेंबर्स हमारे ऐसे हैं जो कि इसका एग्जांपल हैं, और एटलीस्ट नॉट टू बी ओबेज, एंड वी हैव द राइट टू थिंक लाइक दैट बिकॉज ओबेसिटी इज जस्ट नॉट अ कॉस्मेटिक कंसर्न. इट आल्सो कैरीज सम रिस्क एसोसिएटेड विद ओवरऑल हेल्थ. तो ये इतनी बड़ी परेशानी है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये ओबेसिटी को एक डिजीज़ माने कि ना माने. जो अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि ओबेसिटी इज़ नॉट अ डिजीज़ बिकॉज इट इज़ अ प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर, जस्ट अ प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर एंड नॉट अ डिजीज़. इज़ द रिजल्ट ऑफ ईटिंग टू मच एंड इज़ काज्ड बाई एक्सरसाइजिंग टू लिटिल. लेकिन जो इसके ओपोनेंट्स हैं वो कहते हैं ओबेसिटी इज़ अ डिजीज़ बिकॉज इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ डिजीज़. It decreases life expectancy and impairs the normal functioning of body. ICD-10 ने डिजीज़ ओबेसिटी को डिजीज़ माना था, और ICD-11 में भी इसको डिजीज़ के तौर पे ही रखा हुआ है. सो व्हाट इज़ ओबेसिटी? सो ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर डिफाइंड एज एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट accumulation that presents a risk to health. The issue has grown epidemic proportion with over 4 million people dying each year as a result of being overweight or obese in 2017. Obesity is recognized as a chronic clinical condition and is considered to be the result of interaction of various factors with increase in both morbidity and mortality. By 2030, it is predicted that 1 in 5 women and 1 in 7 men will be living with obesity, equating to over 1 billion people globally. So what is situation in India? So the prevalence of overweight and obesity in India is increasing faster than the world average. हमारी जो रेल है ओबेसिटी और ओवरवेट बढ़ाने की, वो हम बाकी ग्लोबली बाकी कंट्रीज से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं. द प्रिवेलेंस ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी विल बी मोर देन डबल एमंग इंडियन एडल्ट्स बिटवीन 2010 एंड 2040, वाइल द प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी विल बी ट्रिपल. तो जो ओवरवेट और ओबेसिटी दोनों का प्रिवेलेंस बढ़ने जा रहा है हमारे इंडिया में, करीब 2040 तक जो अभी कंडीशन उसका ट्रिपल हो जाएगा ओबेसिटी का, डबल हो जाएगा ओवरवेट का. The largest increase in the prevalence of overweight and obesity between 2010 and 2024 is expected to be in older age, and the larger relative increase in overweight and obesity in rural areas compared to urban areas. Initially obesity या diabetes तरह की डिजीज़ जो हैं वो वेस्टर्न की या डेवलप्ड कंट्रीज़ की डिजीज़ मानी जाती थी, लेकिन अब हमारे पास सुविधाएं तो उतनी नहीं हैं, लेकिन उस रेस में हम भी दौड़ रहे हैं. उनकी चीज़ें हम कॉपी करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल हम कॉपी करते हैं, लेकिन बाकी और सी चीज़ें सुविधाएं ना होने की वजह से हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको नहीं देख पाते. इसलिए 2040 तक ऐसा है कि हमारे पास ओबेसिटी के केसेस, ओवरवेट के केसेस और ज़्यादा होंगे ग्लोबली. ओबेसिटी और ओवरवेट कई बार कन्फ्यूजन होता है कि दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है. तो जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो हम टोटल बॉडी फैट, जो इंक्रीज टोटल बॉडी फैट है उसकी बात करते हैं. ओवरवेट ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है और चीज़ों की वजह से भी हो सकता है. जैसे कोई अगर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एथलीट है तो उसका भी वजन ज़्यादा होगा, लेकिन वो ओबीज नहीं कहा जाएगा. तो ओवरवेट में फैट हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, किसी को जनरलाइज इनसार्का है, मसल मास की वजह से हो सकता है, बोन की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है. कई बार फाइलेरिया के भी केसेस ऐसे देखे गए हैं कि लिम्स बहुत बड़े हो जाते हैं, स्क्रोटम बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो भी ओवरवेट के डेफिनेशन में आएगा, लेकिन ओबेसिटी नहीं कही जाएगी, क्योंकि ओबेसिटी कहने के लिए हमें फ़ैट को बीच में लाना होगा. तो ओबेसिटी का नापने का पैमाना क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्टेडियोमीटर बोलते हैं. इसमें एक नीचे वेइंग मशीन है और ये एक स्लाइडिंग स्केल है जिससे कि हम उसकी हाइट नापते हैं बंदे की. तो क्लासिफिकेशन करते हैं हम अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? इज वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर. ये हम करते हैं तो इसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं. अंडर वेट होता है लेस देन, अगर 18.5 के नीचे अगर इसकी वैल्यू है तो अंडर वेट है. अंडर वेट की अपनी अलग कैटेगराइजेशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. 16 के नीचे है तो सीवियर अंडर वेट कहा जाएगा. नॉर्मल रेंज है 18.5 टू 24.99 या अप टू 25. ओवरवेट कहते हैं मोर देन 25. तो मोर देन 25 के सारे ओवरवेट होंगे, जिसमें से कि अगर 25 से 30 है, 25 के ऊपर है तो वो ओबेसिटी कहलाई जाएगी. अब ओबेसिटी के अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं हम. ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अकॉर्डिंग टू BMI. अगर 25 से 30 है
तो प्री ओबेज है 30 से 35, 35 से 40 हो जाएगा सीवियर, एंड वेरी सीवियर ओबेसिटी मोर देन 40 अगर बॉडी मास इंडेक्स है तो। बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा पैमाना हमारे पास है जो कि हम ग्लोबली यूज़ करते हैं रीजनल, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए। हालांकि ये फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन चूंकि इजी कैलकुलेशन है, इजी कंपैरिजन इससे किया जा सकता है, इसलिए हम बॉडी मास इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक मस्कुलर बॉडी है, उसका वज़न, और एक फैटी बॉडी है, उसका वज़न करीब करीब सेम है। अगर हम बॉडी मास इंडेक्स के फार्मूले में इसको रखें तो बॉडी मास इंडेक्स दोनों का बराबर हो सकता है, लेकिन इसमें एक ओबेज है, एक ओबेज नहीं है। जो मस्कुलर बॉडी है उसको ओबेज नहीं कहेंगे। तो हाई BMI एंड लो फैट ये ओबेज नहीं होगा, हाई BMI एंड हाई फैट ये ओबेज होगा। तो इस प्रॉब्लम से निकलने का फिर सलूशन क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ ओबेसिटी के हमारे पास और दूसरे पैमाने भी हैं, जैसे कि स्किन फोल्ड थिकनेस, हाइड्रोमीटर, टोटल बॉडी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेस्ट टू हिप रेशियो, वेस्ट टू हाइट रेशो, बायोमेट्रिक इम्पिडेंस, एयर डिस्प्लेसमेंट प्लेथिस्मोग्राफी, डेक्सा अल्ट्रासाउंड एंड CT एंड MRI। लेकिन जैसा कि पहले हम लोगों ने बात किया कि जो इंटरनेशनल या पॉपुलेशन बेस्ड पे हम जो देखते हैं उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स ही यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेजरमेंट ऑफ ओबेसिटी के पैमाने हैं ये रिसर्च पर्पस से या लैब पर्पस से ही हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी मास इंडेक्स ही। अब जहाँ तक स्किन फोल्ड थिकनेस की अगर बात करते हैं तो स्किन फोल्ड थिकनेस हम 4 जगह पर देखते हैं, एक मिड ट्राइसेप्स, एक बाइसेप्स, और स्कैपुला के बीच में देखते हैं, और एक सुप्रा आइलियक देखते हैं। इन चारों को मिलाकर के मेल में अगर 40 से ज़्यादा सेंटीमीटर वैल्यू है तो ओबेसिटी कहलाई जाएगी, फीमेल में 50 से अगर ज़्यादा है। अगर सिर्फ सिंगल हमको वैल्यू देखनी होगी तो सिर्फ मिड ट्राइसेप्स देखते हैं। तो क्या काज होते हैं ओबेसिटी के? ओबेसिटी को मोटा मोटा यही कहा जाता है कि कोई कसरत नहीं करता है, सिर्फ दिन भर बैठा खाता पीता रहता है। हालांकि वो एक रीज़न है, लेकिन और भी बहुत सारे रीज़न है जिसको हमें देखना पड़ेगा, और इसी मिसकंसेप्शन की वजह से हम स्टिग्मेटाइज करते हैं। एज, ऐसा देखा गया है कि एज बढ़ने के साथ साथ टोटल बॉडी मसल कम होता है, वाटर कम होता है, उसकी जगह फैट ले लेता है। हालांकि इसको काटते हुए हमारे बहुत सारे GP के मेंबर्स ऐसे हैं कि जो इसको गलत साबित करते हैं, लेकिन ओवरऑल ओबेसिटी हो किसी भी एज में सकती है, लेकिन एल्डरली में ज़्यादा होती है। और ऐसा प्रिडिक्ट भी किया गया है कि 2040 तक जो ओबेसिटी का हमारे पास जो वैल्यू होगा वो एल्डरली में ज़्यादा होगा। जेंडर फीमेल में ज़्यादा होता है, जेनेटिक फैक्टर्स में भी रिलेटेड, फिजिकल इनएक्टिविटी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिजिकल इनएक्टिविटी एक काज है ओबेसिटी का। जैसे ही कहते हैं कि अगर किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपये है और 40,000 रुपये वो हर महीने खर्च करता है, तो अगर ऐसे ही चलता चला जाएगा तो कई महीने के बाद ऐसा होगा कि उसके अकाउंट में भारी भरकम पैसा जमा हो जाएगा। बस वैसा ही है, जैसे एनर्जी हम कंज्यूम बहुत सारा कर रहे हैं लेकिन हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है। हालांकि इसमें और बाकी छोटी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, जैसे कि बैंक अपना ATM का काटता है और सर्विस चार्ज काटता है, वो थोड़ी सी चीज़ें हैं। लेकिन साथ में अगर आपने स्टॉक मार्केट में ले रखा है शेयर्स तो उसका डिविडेंड आएगा। तो एक मोटा मोटा तो ये बनता है कि आपने खर्च किया कितना बचा, लेकिन बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें भी उनको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बॉडी की जो रूटीन वियर एंड टीयर है उसमें भी एनर्जी लॉस होती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ईटिंग हैबिट्स, ऐसा देखा गया कि बहुत सारे जो कुछ ओबेस पेशेंट्स हैं वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका सोशल बाइकाट जैसा एक जैसे उधर बहुत सारे लोग उनके साथ मिक्स होना पसंद नहीं करते हैं, तो अकेले बेचारे करते क्या हैं, तो फिर बैठेंगे, टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, तो वो विशियस साइकिल चलती रहती है। ओबेसिटी में रन इन फैमिलीज़, एंडोक्राइन फैक्टर्स होते हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म है या एड्रिनल की कुछ प्रॉब्लम्स है, उसमें ओबेसिटी हो सकती है। और अल्कोहल भी एक कॉमन रीज़न है, लेकिन इसमें भी देखा गया है अलग अलग स्टडी में जो मॉडरेट अल्कोहल लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, तो उनमें ओबेसिटी तो फेवर कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अल्कोहलिज्म में इतना इंडल्ज हो जाते हैं खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ अल्कोहल, तो ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे लोगों में फिर ओबेसिटी नहीं बढ़ेगी, फिर उसमें माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन की तरफ जाएंगे वो। अब ओबेसिटी के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात किया ओवरवेट BMI के बेस पे, और क्या कंपोजिशन है उसके बेस पे। अगर फैट है, सिर्फ फैट बढ़ रहा है तो ओबेसिटी, कुछ और चीज़ें बढ़ रही हैं तो ओवरवेट। अब टाइप्स ऑफ ओबेसिटी हमने देख लिया BMI के बेस पे, एक हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी और हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी। इसमें जो फैट सेल्स होते हैं उसकी अगर नंबर बढ़ रहा है तो यह है हाइपरट्रॉफिक, और उसका साइज़ बढ़ रहा है तो हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी। जनरलाइज ओबेसिटी, वाइज एब्डोमिनल ओबेसिटी। जैसे यूजुअली जो फीमेल में होता है वो जनरलाइज ओबेसिटी होती है, स्किन के सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ ज़्यादा बढ़ते हैं,
और जो मेल में होता है जिसको एंड्रॉयड टाइप या गायनिकॉइड टाइप बोलते हैं, उसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं ये एंड्रॉयड और गायनिकॉइड टाइप्स ऑफ ओबेसिटी क्या है। तो एप्पल शेप्ड बोलते हैं ये एंड्रॉयड एंड पियर शेप्ड ओबेसिटी, और फीमेल टाइप और गायनिकॉइड। एप्पल शेप्ड ओबेसिटी एक्सेस बॉडी फैट इज अकोमुलेटेड अबव द वेस्ट लाइन, तो जो वेस्ट लाइन है उसके ऊपर ज़्यादा फैट होती है आपकी एंड्रॉयड में, गायनिकॉइड में उसके नीचे ज़्यादा होती है। जो एंड्रॉयड होता है हेल्थ के पॉइंट से ये ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये जो एब्डोमिनल या विसरल फैट होता है ये ज़्यादा रिलेटेड होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। तो व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद ओबेसिटी? तो ओबेसिटी सिर्फ एक कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है, इसके बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इज ओबेसिटी डेंजरस? यस। तो 5 लीडिंग ग्लोबल रिस्क देखा गया कि क्या क्या ग्लोबल रिस्क है डेथ के या सीवियर डिजीज़ के। तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर, टोबैको, हाई अल्कोहल, हाई ग्लूकोज लेवल, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओवरवेट और ओबेसिटी देखा गया। तो अगर रिस्क देखें तो रिस्क हमारे पास ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद एक्सेस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी अनडाउटेबली। ओवरवेट एंड ओबेस पेशेंट्स आर द रिस्क at risk of number of disease and adverse physiological conditions, some of which are reversible while some are not. A meta-analysis of 97 countries demonstrated that all grades of obesity are associated with high all-cause mortality. तो जिन में ओबेसिटी है उसमें किसी भी काज से मॉर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर लिंक्ड टू मोर डेथ्स वर्ल्ड वाइड दैन अंडरवेट। तो जैसे बात की जाती है कि अंडर न्यूट्रिशन, लेकिन जो डेथ से रिलेटेड है उसका एसोसिएशन ओवरवेट से ज़्यादा है। The data shows that fifth of preventable DAILIES and the NCDs can be attributed to high BMI, demonstrating that high BMI is leading risk factor of NCDs, that is non-communicable disease. जो डेली है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये ओबेसिटी की वजह से हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि डेली जो है वो एक हमारे पास निगेटिव मेजरमेंट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बढ़ेगी तो अच्छी बात है, डेलीज अगर बढ़ेगी तो ख़राब बात है। तो ओबेसिटी जो है डेली को बढ़ाता है, तो ओबेसिटी को हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स हमारे पास कम होंगे। तो ओबेसिटी की अगर हम देखें क्या क्या रिस्क क्या क्या प्रॉब्लम करता है, तो ये फिजिकल प्रॉब्लम्स काज करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम काज करता है और सोशल प्रॉब्लम काज कर सकता है। तो क्या सोशल प्रॉब्लम काज करता है? ऐसा देखा गया है कि जिनको ओबेसिटी है उनकी सोशल एक्सेप्टेंस कम होती है, उनसे लोग जल्दी घुलना मिलना पसंद करते हैं, कहीं जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है, किसी न किसी बहाने से उनको हटाया जाता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो इस चीज़ को फील कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, तो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में वो सारे चले जाते हैं और इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। वो मेडिकल अटेंशन नहीं सीख करेंगे। और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो फिजियोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम्स है, बॉडी के हर एक हिस्से पे ये प्रॉब्लम काज कर सकता है, जैसे ये माइग्रेन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को बढ़ा सकता है। डिसलिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया बढ़ा सकता है। कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा होगा तो स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, और कई स्टडी में देखा गया है कि अगर ओबेसिटी को कंट्रोल कर लिया जाए सिर्फ, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। चाइल्डहुड ओबेसिटी, जैसे कि आजकल मीडिया का दौर है, हाई एनर्जी ड्रिंक्स, हाई एनर्जी फूड्स, इन सब चीज़ों को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। इसकी वजह से बच्चों की क्या मानसिकता होती है कि जो चीज़ बार बार दिखाई जाएगी, या बड़ों की भी, वो सोचते कम से कम एक बार तो हम खा ही लें। अब बच्चों को इस चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या करती है? इन्फ्लुएंस ऑन प्यूबर्टी, जिसकी वजह से उनमें इम्पेयर्ड फर्टिलिटी हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांस बढ़ जाते हैं ओबेसिटी की वजह से। तो टाइप 2 डायबिटीज़ फ्यूचर में होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया अर्ली एज में होती है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ सम टाइप्स ऑफ कैंसर, फिजिकल हैंडीकैप हो जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल होता है। और ये चाइल्ड ओबेसिटी अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो एडल्ट ओबेसिटी हो जाता है। जैसे कि अभी हमने बात की हाइपरट्रॉफिक, और दो तरह की हमने बात की, एक हाइपरट्रॉफिक जो फैट सेल्स हैं उसके नंबर बढ़ जाता है, या हाइपरप्लास्टिक नंबर बढ़ जाता है। अगर चाइल्ड ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं किया गया तो हाइपरप्लास्टिक की तरफ जाता है। तो सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, इनको फिर कभी मौका मिलता है, या फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, या ज़्यादा खाना लेते हैं, तो एल्डरली में, एडल्ट एज में इनका ओबेसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए अगर चाइल्ड ओबेसिटी को कंट्रोल कर लिया गया तो बाकी आगे की एज में उसको कंट्रोल करना आसान होता है। तो जैसे कि रिलेटिव रिस्क का स्टडी में देखा गया
कि रिलेटिव रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के चांसेस रिलेटिव रिस्क 3 गुना ज़्यादा हैं। गॉल ब्लैडर डिजीज, डिसलिपिडीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन सबों के चांसेस 3 गुना ज़्यादा हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाइपरयूरिसीमिया, गाउट, इन सब चीज़ों के 2 से 3 हैं। और कैंसर्स, इम्पेयर्ड फर्टिलिटी, लो बैक पेन, फीटल डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विद मैटरनल ओबेसिटी, इसमें 1 से 2 गुना रिलेटिव रिस्क होता है। फीमेल में क्या होता है कि सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के साथ वो वेट गेन करती हैं। बहुत सारे फीमेल में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद, बेबी होने के बाद वो प्रीवियस वेट पे चले आते हैं, लेकिन बहुत सारे फीमेल में ऐसा होता है कि वो रिवर्ट बैक नहीं करते हैं और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के साथ उनकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है। अब आज की डेट में अगर हम किसी भी डिजीज़ की बात करें, कोविड-19 के साथ एसोसिएशन नहीं करें तो इनकम्प्लीट होगा। So preliminary research and anecdotal evidence suggests that obesity is a significant risk factor for COVID-19 after old age। जैसे शुरू में ये बात सामने आई कि जो ओल्ड एज वाले बंदे हैं उनको कोविड हो रहा है या उनको ज़्यादा सीवियर हो रहा है या मार्टिलिटी उनके साथ ज़्यादा है, लेकिन सब्सिक्वेंट स्टडी में ये देखा गया कि जिनको ओबेज है वो सेकेंड रिस्क फैक्टर आ गया एज के बाद। तो ओवरवेट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम कोविड-19 including the need for hospitalization, for intensive care and for mechanical ventilation. Overweight is also a predictor for death from COVID-19. ऐसा देखा गया है कि जिनको जो पहले से ओवरवेट हैं उनको कोविड-19 की प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर होगी, उनमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा होगी। एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी देखा गया कि जिनको कोविड-19 हुआ फिर उनकी बहुत सारी लाइफ स्टाइल बदल गई, डिप्रेशन में गए और चीज़ें हुई, फिर उनमें ओबेसिटी के चांसेस बढ़ गए। तो दोनों इस तरह से इंटरलिंक हो गए। लॉकडाउन मेजर्स हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डाइट्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स विद अ कंसिक्वेंट इंक्रीज इन बॉडी वेट एंड सेंट्रल फैट अकोमुलेशन। और सेंट्रल फैट अकोमुलेशन ज़्यादा नुकसानदेह होता है इन कंपेरिजन टू पेरिफेरल फैट अकोमुलेशन। These findings put 2021 a pivotal year for global obesity policy. The momentum that followed provides an opportunity to make 2022 an even more important year for global obesity policy. तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम देखते हैं। चूँकि अभी भी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन बना था कि ओबेसिटी एक डिजीज़ है या नहीं है, हालांकि इसको आईसीडी ने क्लियर कर दिया कि ओबेसिटी एक डिजीज़ है। तो एक डिजीज़ है तो उसका प्रिवेंशन और मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन चूँकि बहुत सारे लोग इसको अभी भी ओबेसिटी को बीमारी नहीं मानते हैं तो कुछ बैरियर्स हैं इसके ट्रीटमेंट में, जैसे लैक ऑफ पॉलिटिकल प्रायोरिटाइजेशन फॉर ओबेसिटी, लैक ऑफ विल, डिसीजन एंड एक्शन। हालांकि ग्लोबली कई स्टडी में देखा गया जो मॉर्टेलिटी है और हेल्थ हैज़र्ड है वो ओबेसिटी या ओवरवेट का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल न्यूट्रिशन, लेकिन एक चली आ रही है कि मॉल न्यूट्रिशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पॉलिटिकल विल इसके कंट्रोल में कम है। लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, रिड्यूसिंग सर्विस अवेलेबिलिटी, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एज अ डिस इंसेंटिव फॉर सीकिंग हेल्प, पुअर हेल्थ लिटरेसी, ओबेसिटी नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिजीज़, लैक ऑफ ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द नीड फॉर ट्रीटमेंट, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं है, मीडिया दिन भर चीज़ें दिखाती रहती है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें, उसको अगर कंट्रोल किया जाए तब हम इसको ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर BMI 25 से ज़्यादा है तो जो ओवरवेट में आ गया तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट कंट्रोल करेंगे, हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करेंगे। फार्माकोथेरेपी तब स्टार्ट करते हैं जब BMI 27 से ज़्यादा हो विद कोएग्जिस्टिंग डिजीज़। कोएग्जिस्टिंग डिजीज़ क्या क्या हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें हैं तो BMI 27 पे ही हम फार्माकोथेरेपी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो 30 अगर आ गया है BMI तो हम उसको फार्माकोथेरेपी देंगे। और BMI 35 से ज़्यादा है विद कोमॉर्बिडिटी और 40 से ज़्यादा विदाउट कोमॉर्बिडिटी तो उसके लिए सर्जरी करते हैं, उस सर्जरी को हम बोलते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। तो फार्माकोथेरेपी का ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, ये ऑर्ली स्टैट है, सेटिली स्टैट, इस तरह से कुछ मेडिसिन है जो दिया जाता है। मेरी जानकारी में कम से कम ऑर्ली स्टैट और लिराग्लूटाइड तो मौजूद है इंडिया में, बाकी के बारे में मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊँगा, फिजिशियन बता पाएंगे बेहतर। टाइप्स ऑफ सर्जरी, जो सर्जरी करते हैं सर्जरी को बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी होती है, रेस्ट्रिक्टिव मैल अब्जॉर्प्टिव सर्जरी होती है। रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी में वर्टिकल बैंडेड गैस्ट्रोप्लास्टी करते हैं, लैप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल सिलिकॉन गैस्ट्रिक बैंडिंग करते हैं, और रेस्ट्रिक्टिव मैल अब्जॉर्प्टिव सर्जरी में रूवेनवाई गैस्ट्रिक बाईपास, बिलियोपेनक्रेटिक डाइवर्जन विद डिओरिनल स्विच करते हैं। इसके अलावा लाइपोसक्शन भी कुछ केसेस में यूज़ किया जाता है एज ट्रीटमेंट फॉर लोकल ओबेसिटी। अगर एनेस्थीसिया और ओबेसिटी की बात करें तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि एनेस्थीसिया फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी, दैट इज़ ओबेसिटी पर से, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं,
या ऐसा भी हो सकता है ओबेस पेशेंट हमारे पास है किसी डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए, जैसे लैब पोली के लिए आ गया, ओबेस पेशेंट्स है। तो जैसा कि हमने देखा ओबेसिटी बॉडी के हर एक हिस्से को और साइकोलॉजिकल और फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को इम्पैक्ट कर रही है। तो कोई भी पेशेंट आता है तो उसको पहले हमको अच्छे से प्री एनेस्थेटिक चेकअप करके उसको ऑप्टिमाइज़ करके तब हमें ऑपरेशन के लिए लेना। सपोज़ हमको लैब पोली के लिए एक पेशेंट ओबेस लेना है, उसका BMI बहुत ज़्यादा है, तो हमको डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस, उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि किडनी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसके ECG, एक्सरे, इको की आवश्यकता है। तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें ज़्यादातर यूजुअली कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जो ओबेस पेशेंट्स हैं वो मूवमेंट कम करते हैं, तो अगर कोई मूवमेंट करे तो जो एंजाइना का पेन होता है, कई बार ओबेसिटी है, कार्डियोवास्कुलर रिजर्व बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनको एंजाइना का पेन फील नहीं होता। उनको हमने पूछा कि कभी सीने में दर्द तो ना करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मूवमेंट कम होता है। मूवमेंट कम होने की वजह से वो पता नहीं चल पाता कि इनका फिजिकल रिजर्व कम है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर किसी भी ऑपरेशन के लिए हम ले रहे हैं तो उसको इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करा करके, स्ट्रेस टेस्ट करा करके, देख करके तभी हम आगे उसको लेंगे। अगर हम जनरल बात करें कि ऐसे पेशेंट्स को हम OT में लेंगे कैसे, तो OT में जो सिंपल जो टेबल होती है वो कई बार हमारे लिए उनके लिए जो है वो इनकम्प्लीट होती है। तो ऐसा जनरल हम जुगाड़ भी यूज़ कर सकते हैं। 2 सिंपल टेबल, जो नॉर्मल टेबल उसको हमने जोड़ लिया, उसको बना के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो इसके लिए स्पेशल एक्स्ट्रा विथ वाली टेबल भी आती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और हमको ये भी देखना पड़ेगा जो टेबल हम यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के BMI के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो OT टेबल हमारे पास होती हैं 200-250 किलो तक वज़न सह सकती हैं। हालांकि हर टेबल का अलग अलग होता है। अगर इससे ज़्यादा है या BMI बहुत ज़्यादा है तो हमको उस तरह से उसका ध्यान देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा विड्थ की, और उस हिसाब से जो वेट उसका सह पाए ऐसी टेबल हमको यूज़ करनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग की जहाँ तक बात आती है, कैनुलेशन में कई बार इनको प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम लेज़र यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रारेड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम इंट्राकैथ आराम यूज़ कर सकते हैं। BP लेना इनमें कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारे पास जो BP कफ होता है वो इनके लिए इनसफिशिएंट होता है, तो एक्स्ट्रा लार्ज हमको ब्लड प्रेशर कफ लेना पड़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर कफ पूरे तरह से इंसर्किल नहीं करेगा, किसी तरह से बांध के हम जुगाड़ से अगर लगा भी लेते हैं तो जो रीडिंग देगा वो फॉल्स देगा। तो एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर के लिए हमको उसका ब्लड प्रेशर कफ ऐसा लेना पड़ेगा। अगर हम रीजनल एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो कई बार स्पाइनल और एपिड्यूरल जो हम लगाते हैं तो जो हमारी नीडल होती है वो छोटी पड़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट अगर हम देख लेंगे तो हमको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा लार्ज लेंथ की हमें स्पाइनल नीडल या एपिड्यूरल नीडल यूज़ किया जाए, तब हम उसको लगा पाएंगे। हम ब्रेकियल प्लेक्सस कई बार लगाते हैं तो सिंपल 10 ml की नीडल से लगाते हैं, तो उसमें 1.5 इंच की 2 इंच की नीडल होती है, उससे नहीं लग पाता है। तो हम जो स्पाइनल वाली नीडल है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पेशेंट को पहले से देख करके उस तरह से एनेस्थीसिया और सर्जरी प्लान करके हम तब आगे बढ़ेंगे तो हमें OT में प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमने बेहोशी दे दी और उसके बाद लैब पोली करना है, जो वेरस नीडल है या जो इंट्रोड्यूसर है ट्रोकार है वही छोटा पड़ जाता है, तो पेरिटोनियम पहुंचता नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को पहले हमें देख करके उस हिसाब से एक्स्ट्रा विड्थ की, एक्स्ट्रा लेंथ की चीज़ें हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेंगे, तभी हम सही से उनको डील कर पाएंगे। तो गुड थिंग ऑफ ओबेसिटी इट इज़ प्रिवेंटेबल, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ प्रिवेंटेबल। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, अगर फैमिलियल है, इनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मॉडिफाइबल है वो हमारे अच्छे से कंट्रोल में रहती हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी है या डाइट कंट्रोल है, इन सब चीज़ों का लाइफ स्टाइल है, इसको हम कंट्रोल करके ओबेसिटी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल अप्रोचेज एट द प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी शुड बी डेटा ड्रिवन एंड एविडेंस बेस्ड एंड इट इज़ एसेंशियल टू सेट रियलिस्टिक अचीवेबल टारगेट्स। हम तो एक हफ्ते में 15 किलो वजन कम कर लेंगे, तो जो रियलिस्टिक है जितना आप कर सकते हैं उतना ही टारगेट करिए। जैसे कि एक मोटा मोटा ये कहा गया कि एक महीने में आप 10% के आसपास टारगेट करिए, उसको अचीव करने की कोशिश करिए। तो अनरियलिस्टिक रहेगा तो वो हो नहीं पाएगा और फिर फर्दर डिप्रेशन होगा और प्रॉब्लम बढ़ेगी। वर्ल्ड ओबेसिटी डे मार्च 4, 2020 को मनाया गया विद थीम एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। तो मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव चाहिए टू टैकल ओबेसिटी इन अ बेटर वे। तो गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पार्क्स बनाएं, पेवेंट्स बनाएं, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन करिकुलम रखें इन स्कूल्स, NGOs कम्युनिटी एंडेवर्स टू प्रमोट एक्सरसाइज, यूज़ मीडिया एंड क्लासरूम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस। सोसाइटी लेवल पे क्या किया जा सकता है? इनकरेज ट्रेडिशनल इंडियन सॉल्यूशंस, जैसे कि अब योगा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। योगा डे मनाते हैं, उसको और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए और करना चाहिए। डॉक्टर्स टू प्रमोट अवेयरनेस, डिफरेंट जो हेल्थ डेज होते हैं या वर्ल्ड ओबेसिटी डे पे, इस पे
पब्लिक की अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, बैनर पोस्टर लगा सकते हैं, उनके लिए OPD कर सकते हैं, एंड एडवोकेसी फॉर चेंज इन लाइफ स्टाइल। फैमिली लेवल पे क्या कर सकते हैं, लिमिट पोर्शन साइज, लिमिट TV वॉचिंग, जॉइंट फैमिली एक्टिविटीज़, वॉक्स, पिकनिक्स एंड स्पोर्ट्स। एक स्टडी में ये देखा गया है कि अगर हस्बैंड और वाइफ अलग अलग जाते हैं जिम अपने एक्सरसाइज के लिए और एक साथ जाते हैं, तो ऐसा देखा गया एक साथ जाने पे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जल्दी वेट कंट्रोल हो गया। तो एक दूसरे को देख देख करके भी इस चीज़ को किया जा सकता है। द वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2020 में इन्होंने एक रूट्स अप्रोच दिया ओबेसिटी को टैकल करने के लिए। इन्होंने कहा रिकॉग्नाइज ओबेसिटी एज अ डिजीज़ एंड एज अ रिस्क फैक्टर एंड प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़, develop obesity surveillance and monitoring programs and adapt evidence-based strategies for addressing obesity, implement obesity prevention and management policies across the life course। तो अगर हम बचपन से इस पर ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। implement obesity prevention, ensure treatment in equitably offered and accessible to all who want it, adapt system-based approaches to address obesity। So in summary, obesity is a growing issue with deep societal roots that requires decisive action from everyone। जैसा कि प्रोजेक्टेड है कि आने वाले टाइम पे हर 5वां मेल, हर 7वां फीमेल ओबेसिटी से ग्रसित होगी, हर 8वां बच्चा ओबेसिटी से ग्रसित होगा अगर अभी हम जागे नहीं तो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पैक्ट्स एसोसिएटेड विद ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर सिग्निफिकेंट एंड वाइड स्प्रेड, क्योंकि ये सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल हर तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बॉडी के हर सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर रिजर्व कम कर रहा है, किडनी को प्रॉब्लम कर रहा है। रिकॉग्नाइजिंग द कोमॉर्बिडिटीज एंड ओबेसिटी कैन प्रोड्यूस एन अर्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ थेरेपी इज द नीड ऑफ आवर एंड comprehensive cross-spectral policies that help prevent, manage and treat obesity will be vital to reducing its prevalence globally. Adopting the roots framework given by World Obesity Federation in 2020 on obesity gives us the tool to get there. The doctor of the future will give no medicine, but will instruct his patients in the care of the human frame, in diet and in the cause and prevention of disease. Thank you. अब जो लाइफ स्टाइल की बात आती है, अब पहले हम लोग ज़मीन से जुड़े थे, मतलब ये कि ज़्यादातर काम खुद ही करना चाहते थे। अब आज के ज़माने में क्या है, पहले वॉशिंग मशीन आई, पहले सेमी ऑटोमेटिक आई, फिर ऑटोमेटिक आई। हमको थोड़ी दूर जाना होता है तो हम साइकिल से चलना अपना मतलब बेइज्जती महसूस करते हैं, हम 4 व्हीलर वो भी लंबी वाली निकालेंगे, उससे बैठ के जाएंगे। अब पहले किक स्टार्ट थी, कुछ तो फिजिकल होता था, अब स्विच स्टार्ट है। हम सीढ़ियाँ से जाते, आज की डेट में भी हम मॉल में जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं एस्केलेटर से चलो या लिफ्ट से चलो। इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए कि हम यहाँ पे सीढ़ी यूज़ कर सकते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी, हम कार अपनी थोड़ी सी दूर पार करें, थोड़ा सा चल लें इस बहाने, कभी कपड़े कुछ हाथ से भी धो लिया करें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम ओबेसिटी पे जो है विजय हासिल कर सकते हैं। सर जैसे कि जो सिंपल फिजियोलॉजी की बात है, ओबेसिटी जैसे एज बढ़ती है तो हमारे पास टोटल वाटर कम हो रहा है और मसल मास कम हो रहा है और फिज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है और सोशल गैदरिंग बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं। और जो हमारे पास एक डेटा है वो 2040 में प्रोजेक्ट किया गया है कि ओबेसिटी किन में ज़्यादा होगी, तो वो डेटा ये कहता है कि 2040 तक एल्डरली में ज़्यादा होगी। और ये डेटा ये भी कहता है, जो पहले बात किया जाता था कि ये अर्बनाइजेशन की डिजीज़ है, वेस्टर्न की डिजीज़ है, डेवलप्ड वर्ल्ड की डिजीज़ है, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि आने वाले टाइम पे रूरल में भी बढ़ेगी। रूरल, अर्बन में पहले रूरल में नहीं था, सिर्फ अर्बन में था, रूरल में बढ़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस, क्योंकि हम कॉपी करने लगे हैं। हमें ये लगता है कि जो पहले लोग औरतें या घर में जो लोग सिल लोढ़ा से अपना पिसते थे, कूटते थे और चक्की चलाते, दैट वाज द बेस्ट। उसका कोई अल्टरनेटिव अभी तक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन सबको खराब कर रही है, सबको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, औरतों के सबको जॉइंट्स पेन्स, हैवीनेस बॉडी के वो, तो ये सब चीज़ें सब बिकॉज ऑफ हम लोग बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं और पुरानी चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए इसको बोला गया कि इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। नहीं पुरुष नहीं, इस पे ऑब्जेक्शन, सर का ऑब्जेक्शन बहुत सही है, सर का ऑब्जेक्शन बहुत सही है। सर का आज का क्वेश्चन का जवाब है चक्की क्यों ना पीसे पुरुष।
अब मेल ये सब चीजें गलत है। सर शुरू करेंगे और आप चक्की पीसिएगा, आटा गूंथिएगा, क्या करेंगे? अच्छा, गाँव में अभी भी है वो सब चीजें। सर राजन सर, मैं कह रहा था खैर ये बात तो डॉक्टर त्रिपाठी का मेन क्वेश्चन ये था कि एडल्टी में ओबेसिटी का क्यों सीजन लगता है। चलिए ओबेसिटी आपने जैसे बताया इसे मल्टी फैक्टोरियल Exactly. आपकी थोड़ी सी मिस हो रही है सामने सर नहीं यही से आवाज़ क्लियर है। तो लेप्टिन हार्मोन्स के बारे में आपने कोई उसमें कर नहीं किया है। तो जो ओबेसिटी के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं तो जेनेटिक फैक्टर्स तो अलग होते हैं और पॉजिटिव फैक्टर्स में लेप्टिन हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जियोग्राफिकली अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड है। जैसे अपने सब ट्रॉपिकल में लेप्टिन हार्मोन का डिमिनिशन वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरिजन से जैसे जापान में बोला या आप इक्वेटर की तरफ जाइए उधर की लेप्टिन हार्मोन की उतनी ज़्यादा होती नहीं। तो इस वजह से भी एक पॉजिटिव डिसीजन दिया गया है कि हम लोग की जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है उसमें लेप्टिन का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक आपकी ड्रग्स की बात है जी सर, ठीक है फिजियोथेरेपी भाई कैलोरी इन कैलोरी बर्न ये तो बेसिक फंडा है। फार्माकोथेरेपी में हम लोग सेक्रेटरी में पहले डिप्रेशन के मरीज में जब एटीज में काम करते थे तो ट्राइसाइक्लिक टेट्रासाइक्लिक यही ग्रुप होते थे क्यों डॉक्टर साहब? मगर उसके बाद इतने एंटी डिप्रेशन और आ गए और सबके सब सक्सेसफुल है और आजकल ट्राइसाइक्लिक टेट्रासाइक्लिक कोई दिखता नहीं। ओबेसिटी में ऐड करने वाली जितनी भी ड्रग्स हैं सब सेंट्रली एक्टिव शुरू से लेकर के आखिर तक। अगर आप हाइपोथायराइड वाला एक्टिविटी वाला फेनफ्लोमिन ले लें या एम्फेटामिन हम लोग क्या लड़के लोग यूज़ करते हैं कि भाई रात में जगना है तो इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया करते हैं। हमारा लड़का एनीवे तो एम्फेटामिन ड्रग आई, फेनफ्लोमिन आई, ये दोनों ड्रग चली और जब इसको फार्माकोले दिया तो उसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा हुए, इतने पॉलीमेंटिक इफेक्ट आने लगे, वो दोनों ड्रग हट गए। उसके बाद आई आप सिबुप्रामिन जिसको कि आपने देख रखा होगा, तो इसका भी कौन है एब्जॉर्प्शन और सब पर्पज़ के लिए जो तो वो भी बैन हो गई। अब आप बीच में जो ये ड्रग आई ऑर्बिस्टेट और जो कि गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, मतलब जैसे आपने खाया पिया फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा या लाइपेज या एक्टिविटीज को कर देगा तो वैसे ही वैसे डिस्चार्ज हो जाएगा। एक्टिविटी बड़ी स्लो है मगर वो तो यही दोनों ड्रग चल रही है। GLP-1 एगोनिस्ट जो ड्रग है ये डायबिटीज के जो पेशेंट हैं मेरे ख्याल से अपने मेडिकल फैटर्निटी में 3 या 4 लोग GLP-1 ले रहे हैं और किसी की ओबेसिटी कम होते हुए तो हम नहीं देख रहे। मैं नाम नहीं लूँगा सर वो जो बता रहे हैं वो ओबेसिटी बढ़ाती है, मेटफॉर्मिन तो कम करती है। जैसे अगर एंटी डिप्रेशन में बात करें आज से 5-6 साल पहले डॉक्टर अश्विनी अग्रवाल काफ़ी जगह तो है तो बंद हो गई ना सीमाग्लूटाइड नहीं, हमको GLP-1 एनालॉग की बात नहीं करना है। जो लेप्टिन एक्टिंग ड्रग वाली थी 5 साल पहले जो ड्रग आई थी बहुत ओबेसिटी के खिलाफ हाँ, तो वो इतना सीवियर डिप्रेशन हुआ कि विदिन 1 ईयर वो ड्रग बंद हो गई। तो हमारे पास फार्माकोथेरेपी के लिए कुछ यही तो वर्चुअली आपके पास केवल लाइफस्टाइल है और मेरे पास बड़ी साफ बात है, मोटा आदमी भी इंसान है उसको बीमार सर मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है। ICD-10, ICD-10, ICD-11 कहती है बीमारी है। जब हरिसन जैसी सारी टेक्स्ट बुक में ओबेसिटी को डिजीज के रूप में एंटिटी दिया है, मैं उसको कंट्राडिक्ट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ कि वो इंसान ही है। सर इंसान तो हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि एक बीमारी के साथ इंसान है और उसको ज़रूरत है उसके इलाज की। कुछ एक्टिविटी जिसको जो सूट करे और जिसके लिए जो बेस्ट हो और उसको लगे कि मैं ये कर सकता हूँ वो ये तो इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, जनरलाइज नहीं कर सकते। पॉल्यूशन बच जाएंगे, पेट्रोल बच जाएंगे, अपने शरीर को भी बच जाएंगे, कार्बन प्रिंट कम छोड़ेंगे। नहीं लगती कोई नहीं करता। सर आपने इतनी बातें बताई, अभी आप क्या कर रहे हैं ये मतलब जनता जानना चाहती है, अभी आप क्या कर रहे हैं? आपने टाइम पे तो आपने बताया अभी केवल स्ट्रेच एक्सरसाइज ही कर पा रहा हूँ। जी सर, क्योंकि आप अपने हिसाब से सही बात कही आपने कि करिए, लेकिन
60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में कुछ ना कुछ करते रहिए का मतलब है। क्योंकि जो एथलीट्स होते, कई ऐसे होते हैं कि बॉक्सर हैं या बाकी एथलीट्स हैं, उन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किया, अब रिटायर हो गए, घर बैठ गए, तो उनके और ज़्यादा नुकसान होगा, उनको और जल्दी ओबेसिटी आएगी। तो कुछ ना कुछ करते रहना है। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क, USG, WHTR, BMI, SFT। कोई और भी आंसर है इसके अलावा? सर्टिफिकेट तो एक ही को मिलेगा। वैसे सॉरी टू से BMI आंसर इसका सही नहीं है। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। सॉरी, वेस्ट हीप रेशियो है ही नहीं ऑप्शन में। वैसे सबसे पहले शाही सर ने बताया और वही आंसर सही है, वो है वेस्ट हाइट रेशो। डॉक्टर पीटी शाही सर। हाँ, डॉक्टर हालांकि BMI ग्लोबली एक्सेप्टेड एक हमारे पास पैमाना है, लेकिन ये लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए है, लेकिन बहुत रोबस्ट नहीं है। हालांकि अभी भी इसको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क के लिए वो उतना अच्छा नहीं है। हमारे पास ये वेस्ट हाइट रेशो हो गया, और BMI बॉडी मास इंडेक्स हो गया, और SFT स्किन फोल्ड थिकनेस हो गया। 4 जगह देखते हैं, सिर्फ एक जगह देखना है तो ट्राइसेप देखेंगे। तो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क वेस्ट हाइट रेशो। सेकेंड क्वेश्चन, डिसिमिलर अमंग द फॉलोइंग: कार्पुलेंस इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स, ब्रोकाज इंडेक्स, क्विटलेट इंडेक्स। कम ऑन गायनिकोलॉजिस्ट लोग। डिसिमिलर पर्ल इंडेक्स, गायनिकोलॉजिस्ट को तो बताना चाहिए इसको। पर्ल इंडेक्स डिसिमिलर है। पर्ल, अच्छा, तो पर्ल इंडेक्स तो सही है भाई, हमारी मतलब चॉकलेट गई। तो कार्पुलेट इंडेक्स क्या है? एक्चुअल बॉडी वेट अपॉन एक्सपेक्टेड बॉडी वेट। एक्सपेक्टेड बॉडी वेट है ब्रोकाज इंडेक्स। इसमें हाइट इन सेंटीमीटर -100 फॉर मेल, -105 फॉर फीमेल, ये बोलते हैं ब्रोकाज इंडेक्स। तो कार्पुलेंस इंडेक्स में ही ब्रोकाज भी आ गया, तीसरा भी आ गया। पर्ल इंडेक्स है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के बारे में है, इट इज़ नथिंग टू डू विद ओबेसिटी। क्विटलेट इंडेक्स क्या है? इट इज़ द अनदर नेम ऑफ BMI बॉडी मास इंडेक्स, वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो बाकी जो 3 हैं, कार्पुलेंस, ब्रोकाज, क्विटलेट्स, ये ओबेसिटी से रिलेटेड है, और वो पर्ल इंडेक्स कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर से रिलेटेड है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज USA has the highest prevalence of obesity among men and Egypt has the highest for men. World is on track to meet the WHO 2025 obesity targets. 1 billion people globally estimated to be living with obesity by 2030, and the greatest number of people with obesity now live in lower middle income countries. अभी चौथा पढ़ाई नहीं है। नहीं तो अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई दी। आंसर इसका वही सही है। वर्ड इज डिस्पैरेटली ऑफ ट्रैक टू मीट द WHO 2050 ओबेसिटी टारगेट्स। इसका ऑप्शन जो है 2 हो गया। कौन बोला? क्वेश्चन नंबर 4। इतना लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में तो टाइम लग रहा है, सुनने में तो नहीं। टाइम पूरा दिया जा रहा है मैडम। करेक्ट स्टेटमेंट इज, अभी इनकरेक्ट था, अभी करेक्ट है। थीम ऑफ वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2020 वाज आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। Apgars is a known complication of repeat bariatric surgery. Neck circumference is not a predictor of difficult intubation in morbidly obese patients. 1 एक ऑप्शन आया डॉक्टर शाही की तरफ से, और 1 ये तो अभी बताया ये नहीं। और कुछ? We should act वाला। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, करेक्ट। इनकरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। फाइनल लॉक किया जाए तो हम फिर डिस्कस करें इस पर।
दीवार से ऐसे क्वेश्चन भी चलेंगे। दीवार से ऐसे क्वेश्चन भी चलेंगे। तो कौन से चलेंगे सर? ए के बाद क्या आता है? बी। ऐसा क्वेश्चन चाहिए। इसका ऑप्शन वैसे आंसर बी है। किसने पहले बताया था मैडम? और दूसरा है अपगार्स इज अ नॉन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिपीट बैरियाट्रिक सर्जरी। तो अपगार्स है अक्यूट पोस्ट गैस्ट्रिक रिडक्शन सर्जरी न्यूरोपैथी। जैसे किसी में बैरियाट्रिक सर्जरी हुई फिर दोबारा करने की आवश्यकता पड़ी, तो बैरियाट्रिक सर्जरी की वजह से मैल अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से विटामिन की और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसमें न्यूरोपैथी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को पहले हम अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके तब रिपीट सर्जरी की तरफ जाएंगे। ऐसे में अपगार्स या अक्यूट पोस्ट गैस्ट्रिक रिडक्शन सर्जरी न्यूरोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा है नेक सर्कम्फ्रेंस इज नॉट अ प्रिडिक्टर। नेक सर्कम्फ्रेंस बहुत अच्छा प्रिडिक्टर है डिफिकल्ट इंटुबेशन का। और मॉर्बिड ओबेस पेशेंट्स हैज़ मोर रिस्क ऑफ डीबीटी, उनको हिपैरिन भी देना पड़ता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, पांचवा और आखिरी, इनकरेक्ट। BMI रिमेन्स द बेस्ट सरोगेट मार्कर ऑफ द पॉपुलेशन लेवल। पहले वाले क्वेश्चन पे सबने इस पे आंसर लगाया था। ऑलमोस्ट 1 in 8 ऑफ ऑल चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट ग्लोबली आर प्रोजेक्टेड टू सफर फ्रॉम ओबेसिटी बाय 2030। अल्कोहल encourages android fat and doesn't help in obese airway management. Incorrect statement. इसलिए जागे रहना है, क्वेश्चन और में तो जागे रहना है। पॉपुलेशन लेवल पे अभी कई बार बात हो चुकी है, BMI इज़ द बेस्ट, लेकिन ये तो 1 in 8 इस पे बात हुई थी, जो प्रोजेक्टेड है 2030 तक 1 in 8 एडोलेसेंट्स में आएगा। ये करेक्ट है। अल्कोहल इनकरेजेस एंड्रॉयड फैट, ये भी सही है। हेल्प, क्वेश्चन गलत सेट है। हाँ नहीं, क्वेश्चन सही है। आखिरी चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन हेल्प डजंट हेल्प इन ओबेज एयरवे मैनेजमेंट, ये गलत है, क्योंकि हेल्प बिल्कुल सपोर्ट करता है एयरवे मैनेजमेंट में। हेल्प है क्या? हेड एलिवेटेड लैरिंगोस्कोपी पोजीशन। जो ओबेज पेशेंट्स हैं अगर वो सीधे रखते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है इंटुबेशन में, तो उसमें सर इसीलिए कैपिटल और स्मॉल अलग किया गया है। कैपिटल और स्मॉल अलग किया गया है। हेल्प इज हेड एलिवेटेड लैरिंगोस्कोपी पोजीशन, तो ये प्रमोट करता है, फेवर करता है इजी लैरिंगोस्कोपी को। तो ये चौथा ऑप्शन गलत हो गया।